नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे। अप्रैल से लेकर जून 2022 वाली जो मैगजीन है उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हमने कंप्लीट की। कल जिसमें कि रिपोर्ट, मुद्दे, चर्चित स्थल या घटनाएं, इस तरह का जो चैप्टर था, यानी कि मैगजीन का जो सेकंड चैप्टर था, वो हमने कल समाप्त किया। आज इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, प्रमुख व्यक्तित्व, साथ ही प्रमुख नियुक्तियाँ, यानी कि कब से कब तक, ये है अप्रैल से लेकर जून 2022। कहने का अर्थ ये है, अप्रैल से लेकर जून 2022 के दौरान क्या क्या प्रमुख व्यक्तित्व रहे और उनकी क्या क्या संबंधित घटना है और कौन सी कहाँ नियुक्तियां हुई, किसकी कहाँ पदस्थापना हुई, किसको कहाँ से हटाया गया, इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के तहत 3 समितियों का गठन किया गया। इनमें से लोक लेखा समिति या कहीं कहीं इसको जन लेखा समिति भी कहते हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? 3 समितियों का गठन किया गया। इनमें से लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? ऑप्शन है आपके गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र पारिक, दयाराम परमार या सीपी जोशी। तो इन समितियों का गठन करता कौन है? इनका गठन करता है विधानसभा अध्यक्ष। अब राजस्थान में या राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वो हैं डॉक्टर सीपी जोशी। तो यानी कि डी ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि सीपी जोशी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो वो तो इनमें से किसी समिति के अध्यक्ष नहीं होंगे। इसका उत्तर है गुलाबचंद कटारिया। गुलाबचंद कटारिया को कौन सी समिति का अध्यक्ष बनाया गया? लोक लेखा समिति। लेकिन यहाँ लिखा गया है 3 समितियाँ, इसका मतलब 2 और समितियाँ थी, और वो 2 और कौन सी समितियाँ थी? जिनमें से एक समिति के अध्यक्ष हैं राजेंद्र पारिक और एक के हैं दयाराम परमार। राजेंद्र पारिक जो हैं वो हैं प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति में भी कौन सी? जैसे ए बी इनको नाम दिया गया, तो ये है प्राक्कलन समिति का। और जो दयाराम परमार है वो भी प्राक्कलन समिति खा, यानी कि बी। इसमें मैं बस यहाँ खा लिख देता हूँ और ये बाकी सेम है, यानी कि प्राक्कलन समिति खा। इसके कौन से अध्यक्ष बनाए गए हैं? वो है दयाराम परमार। और का यानी कि ए वाली की कौन है? प्राक्कलन समिति के राजेंद्र पारिक। और गुलाबचंद कटारिया लोक लेखा समिति या जन लेखा समिति के अध्यक्ष बनाए गए। चलें आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन किया गया और सचिव सहित इस समिति में कुल कितने सदस्य होंगे? कल की क्लास में भी हमने एक समिति के बारे में पढ़ा था जिसके अध्यक्ष कौन थे? अरविंद मायाराम। उसको भी आज जब हम रिवाइज करेंगे पुरानी क्लास, तब उसमें हमको वो क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें कहा गया है मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन किया गया जिसके सचिव सहित, ये खास चीज़ है, सचिव सहित इस समिति में कुल कितने सदस्य होंगे? तो दरअसल इस समिति में अगर लिख दिया जाए अध्यक्ष सहित, तब इसकी संख्या कुछ और हो जाएगी। तो बात यह है कि इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो इसमें एक तो है अध्यक्ष, और अध्यक्ष इसका कौन होगा? तो अध्यक्ष इसके होते हैं मुख्यमंत्री, यानी कि सीएम इस समिति के अध्यक्ष होंगे। फिर इसके अलावा दूसरे नंबर पर इसके 6 होंगे सदस्य, और तीसरी बात, एक इसमें होंगे कौन? सचिव। तो इस तरह से कुल कितने लोग हुए इसमें? तो कुल हो गए 8। एक अध्यक्ष, 6 सदस्य, ये सलाहकार सदस्य हैं 6, एक अध्यक्ष, 6 सलाहकार सदस्य और एक सचिव। तो कुल कितने हो गए? 1 और 1 2 और 6 8। पूछा क्या गया है सचिव सहित कुल कितने सदस्य हैं? तो यानी कि 6 और 1 कितने हो गए? 7। केवल ये पूछे है सलाहकार सदस्य, तब भी अगर उत्तर 7 है तो 7 ही होगा। लेकिन अध्यक्ष सहित अगर पूछा जाए तो कितने होंगे इसमें? अध्यक्ष सहित पूछा जाए तो होंगे 8। अध्यक्ष कौन होगा इसका? तो मुख्यमंत्री इस समिति के अध्यक्ष होंगे। लेकिन जो इस समिति का सदस्य है वो कौन होते हैं? तो शासन सचिव, जो कि राजस्थान सरकार के सामान्य प्रशासन के शासन सचिव होते हैं। सामान्य प्रशासन, जैसे अलग अलग विभाग के अलग अलग सचिव होंगे, उसी में जो सामान्य प्रशासन के सचिव होंगे शासन सचिव, वो इस समिति के सदस्य सचिव हैं, यानी कि सदस्य भी हैं और इस समिति के सचिव भी हैं। क्लियर हुई बात?
यानी कि समिति में कुल सदस्य कितने हैं 7, और अगर अध्यक्ष को भी जोड़ दिया जाए तो कुल सदस्य संख्या यानी कि कुल इसमें लोग कितने हो जाएंगे 8, और समिति के अध्यक्ष कौन होंगे मुख्यमंत्री। ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पंकज मित्तल द्वारा पदभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे। कार्यवाहक शब्द यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो राजस्थान हाईकोर्ट जो है उसके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पूछे गए हैं किससे पहले, पंकज मित्तल। ये जो है ये अभी राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, और ये कौन से हैं, ये 40वें मुख्य न्यायाधीश हैं। कब नियुक्त किए गए, तो 14 अक्टूबर को इन्होंने ज्वाइन किया, 14 अक्टूबर 2022, और कब तक रहेंगे ये रहेंगे 16 जून 2023 तक। इनके बारे में सामान्य सी जानकारी, कहाँ के मतलब ये यहाँ आने से पहले कहाँ थे ये, तो जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है पहले ये वहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे। अब राजस्थान में आए, राजस्थान में कब नियुक्त हुए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर, 14 अक्टूबर 2022 को, और कब तक रहेंगे, तो 16 जून 2023 तक राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, और ये 40वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अब बात आती है संभाजी शिवाजी शिंदे, तो ये राजस्थान हाईकोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश थे। यानी कि जो पूर्णकालिक सदस्य या पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो इनसे पहले, पंकज मित्तल से पहले कौन थे, संभाजी शिवाजी शिंदे या एसएस शिंदे भी जिसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं। तो फिर कार्यवाहक कौन थे इनसे पहले, कार्यवाहक थे मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव या एम श्रीवास्तव, ये इनसे पहले कार्यवाहक थे। ये कब से कब थे, ये कुछ टाइम ही रहे, यानी कि जून से लेकर ये अगस्त में भी 1 अगस्त तक ये थे, 1 अगस्त 2022 तक ये थे, और 1 अगस्त 2022 को इनको कार्यवाहक बनाया गया। ये कब तक रहे, 14 अक्टूबर तक कार्यवाहक रहे। फिर 14 अक्टूबर को जो पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीश हैं उसके तौर पर पंकज मित्तल द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया। और जो ये दोनों हैं, बाकी जो 2 ऑप्शन हैं, कुलदीप माथुर और शुभा मेहता, ये भी राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश हैं, और इनको भी कब नियुक्त किया गया, तो इनको नियुक्त किया गया था 6 जून 2022। इनकी नियुक्ति के साथ ही यानी कि 6 जून 2022 को तब राजस्थान हाईकोर्ट में कुल जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या कितनी हो गई थी, 27, और वैसे राजस्थान हाईकोर्ट में कुल जो न्यायाधीशों की संख्या है अधिकतम कितनी हो सकती है, 50। तो ये हुई बात क्लियर, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इसरो के युविका 2022 यंग इंडिया प्रोग्राम। पहली बात तो ये कि प्रोग्राम किसका है, युविका 2022 यंग इंडिया प्रोग्राम, तो ये इसरो द्वारा संचालित है। मैं राजस्थान के किस छात्र छात्रा को चुना गया, तो पहली बात ये हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम है क्या, इसमें क्या किया जाता है। तो इसमें जो यंग साइंटिस्ट हैं, यानी कि ऐसे कुछ स्कूली बच्चे या कुछ कॉलेज के भी छात्र हो सकते हैं, ज़्यादातर स्कूली बच्चों पे फोकस किया जाता है, जिनमें कुछ ऐसा आइडिया है जो साइंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यानी कि इनको नाम दिया जाता है यंग साइंटिस्ट। ऐसे कुल 150 बच्चे पूरे भारत में से चुने गए, और उन 150 में से एक को चुना गया जो कहाँ के थे, राजस्थान के। और राजस्थान में भी कहाँ के थे, वो बूंदी के 9वीं क्लास का एक बच्चा, 9वीं क्लास का छात्र था, जिसका नाम क्या था, शौर्य यादव। और इन्होंने किस चीज़ पे या कौन सा इन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसके लिए इनको यंग साइंटिस्ट चुना गया, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट इस चीज़ पे किया कि जो हिल स्टेशन होते हैं यानी कि पहाड़ी एरिया होते हैं, उनमें होने वाले एक्सीडेंट्स को कैसे कम किया जा सके, उनकी दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जा सके, उसके बारे में इन्होंने एक प्रोजेक्ट पर स्टडी की, और इसके लिए इनको यंग साइंटिस्ट के तौर पर चुना गया। बाकी जो ऑप्शन हैं जैसे कि आनंद और गौरी माहेश्वरी, इनको भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इनको कौन सा एक पुरस्कार दिया गया, कौन सा, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री द्वारा ये पुरस्कार इनको दिया गया, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इनको तो दिया गया 2021 वाला, गौरी माहेश्वरी को दिया गया 2022 वाला। अलग अलग श्रेणियों में दिया गया, पुरानी क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं। जो आनंद है इनको दिया गया कौन सी श्रेणी में, तो शैक्षिक श्रेणी में। और ये आनंद
कहाँ के रहने वाले हैं, ये हैं जोधपुर। जबकि गौरी माहेश्वरी ये कहाँ के रहने वाली हैं, ये हैं अजमेर। और इनको कौन सी श्रेणी में दिया गया, तो इनको दिया गया कला व संस्कृति। और जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा यानी कि सिद्धार्थ जोशी, तो इनको एक प्रोग्राम में सेकंड अवार्ड मिला, यानी कि सेकंड रैंक इनकी आई। कौन से में, तो जो संसद में आयोजित एक प्रोग्राम था जिसका नाम दिया गया युवा संसद, उसमें ये दूसरा स्थान प्राप्त कर पाए। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये हैं डूंगरपुर। तो चारों ऑप्शन के चारों फैक्ट समझ में आए। शौर्य यादव ने युविका 2012 यंग इंडिया प्रोग्राम में यंग साइंटिस्ट के तौर पर अवार्ड जीता, यानी अवार्ड नहीं जीता, ये इसमें शामिल हुए 150 लोगों में। आनंद को 2021 का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, इनकी श्रेणी थी शैक्षिक श्रेणी और जोधपुर के रहने वाले हैं। गौरी माहेश्वरी को 2022 का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला और ये अजमेर की रहने वाली हैं, कला व संस्कृति श्रेणी में इनको मिला। और सिद्धार्थ जोशी को नई दिल्ली में आयोजित युवा संसद में इनकी सेकंड रैंक आई और ये डूंगरपुर के रहने वाले हैं। स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। फिर चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मई 2022 में फ्रांस में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मामे खान ने रेड कारपेट पर भारतीय दल का नेतृत्व किया। ये राजस्थान के किस जिले से संबंध रखते हैं? मई 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ? फ्रांस। तो ये तो सबको पता है कि कांस फिल्म फेस्टिवल जो है कहाँ आयोजित होता है? फ्रांस में। खास बात क्या है कि ये कौन सा वाला था? 75वां। इस पर किसने, मामे खान ने रेड कारपेट पर भारतीय दल का नेतृत्व किया। तो इस बार जो भारतीय दल था उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो ये 11 सदस्यीय एक दल था जो अभी तक का सबसे बड़ा दल था। भारतीय दल अभी तक का, भारत से जितने भी दल भेजे जाते थे, मतलब जितने भी उसमें लोग जाते थे, तो अभी तक का सबसे बड़ा दल ये था। और ये जो मामे खान है ये कहाँ से संबंधित है? ये है जैसलमेर से संबंधित है। क्लियर हुई बात? इसमें बस यही चीज़ें। अनुराग ठाकुर इनके साथ गए थे भारतीय दल को लेकर और इसमें कुल 11 लोग थे। अलग अलग फिल्म निर्माण से संबंधित या फिल्म एक्टर हैं इसमें कई, वो सारे लोग इसमें संबंधित थे। क्लियर? अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गुर्जर आरक्षण के सूत्रधार कहे जाने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का हाल ही में जयपुर में निधन हो गया। इनका जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर या दौसा? तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते होंगे। गुर्जर आरक्षण के इससे संबंधित इन्होंने कई आंदोलन किए थे। ये इससे पहले भारत की सेना में थे और कौन सी में? तो ये राजपूताना राइफल से संबंधित हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी ये थे और इन्होंने पाकिस्तान में युद्ध बंदी के रूप में भी कुछ समय बिताया। ये करौली जिले के रहने वाले हैं। करौली में इनका जन्म हुआ। करौली में एक गांव है जिसका नाम है मुंडिया गांव। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है, हाल ही में राजस्थान के दिल की धड़कन रईस भारती, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, राजस्थान के दिल की धड़कन रईस भारती, ये शीर्षक से एक पुस्तक का विमोचन किया गया। और पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया? पेरिस बुक फेयर में। तो रईस भारती का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? किस जिले से? सीकर, अजमेर, जैसलमेर या उदयपुर? तो इन पर एक किताब लिखी गई। जो किताब लिखी वो एक फ्रांसीसी लेखक थे, जिसका नाम है मार्टिन ले कोजो। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। शुरुआत में ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई, बाद में अनुवाद भी हुआ। और ये जिस पर लिखी गई यानी कि रईस भारती, ये सीकर से है। और सीकर में कौन सा गांव? धोंद गांव। सीकर के बारे में हमने कल भी एक चीज़ पढ़ी थी
कि सीकर में जो सबसे पहले हमने देखा कि ये भारत के जो जिले थे, यानी कि PGI-D जो इंडेक्स है उसमें सीकर ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। और यहाँ भी सीकर से संबंधित एक चीज़ है, सीकर से ही संबंधित है रईस भारती, जिनकी जो किताब थी राजस्थान के दिल की धड़कन, रईस भारती शीर्षक से पुस्तक का विमोचन पेरिस बुक फेयर में किया गया, जो कि फ्रांसीसी लेखक एक मार्टिन लेकोजो द्वारा लिखी गई। आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के मूर्तिकार अशोक गौड़ द्वारा बनाए गए स्कल्पचर को राष्ट्रीय सीमा शुल्क व GST राष्ट्रीय संग्रहालय गोवा में स्थापित किया गया। यह स्कल्पचर कहाँ के पत्थर से बनाया गया है? मकराना, किशनगढ़, धौलपुर या भैंसलाना? पहली बात तो इस क्वेश्चन में ही दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो जयपुर के हैं कौन? अशोक गौड़। ये भी पूछा जा सकता है कि जो गोवा में स्थित है राष्ट्रीय सीमा शुल्क व GST राष्ट्रीय संग्रहालय, तो उसके जो मूर्तिकार हैं या मतलब उसमें जो स्कल्पचर बनाया जिन्होंने अशोक गौड़, वो कहाँ के रहने वाले हैं या कौन से जिले से संबंधित हैं? तो पहली बात तो वो जयपुर के हैं अशोक गौड़। इनका जो स्कल्पचर है, स्कल्पचर आप एक मूर्ति ही समझे सामान्यतः, तो वो क्या है और वो कौन से संग्रहालय में या कहाँ के लिए रखी गई है? तो उसका नाम है राष्ट्रीय सीमा शुल्क व GST राष्ट्रीय संग्रहालय, जो कहाँ है? गोवा में। अब जो ये बनाए गए कौन सा पत्थर है वो बनाया गया है ब्लैक मार्बल से। ब्लैक मार्बल का एकाश्म पत्थर या एकाश्मी जिसे कहा जा सकता है, एकाश्म के बाद पत्थर लिखना अपने आप में व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होता है। जैसे सज्जन के बाद पुरुष लिखना गलत होता है, क्योंकि अश्म शब्द अपने आप में ही पत्थर का पर्यायवाची है। तो ये एकाश्म से बना हुआ यानी एक अश्म यानी एक ही पत्थर से बना हुआ स्कल्पचर है, यानी कि एक ही पत्थर को काट छांट के पूरी तरह से बनाया गया है, अलग अलग उसमें कोई जॉइंट नहीं है, मतलब एक से ज़्यादा पत्थरों का उपयोग नहीं किया गया है। और ये ब्लैक मार्बल, ये एकाश्म कहाँ से? तो ये भैंसलाना, जो कि कहाँ है? जयपुर के पास कोटपुतली के आसपास ये गांव है। जिला कौन सा? जयपुर। क्लियर? अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है, फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया सूची के 7वें संस्करण में राजस्थान से किसे शामिल किया गया है? ये इसका 7वां एडिशन है। 30 अंडर 30 बतुल बेगम, शैली गर्ग, गीता समोता या उर्मिला राजौरिया? बतुल बेगम के बारे में हमने पहले पढ़ा था जब हम जनवरी से मार्च वाली मैगजीन पढ़ रहे थे। इनको क्या मिला? नारी शक्ति पुरस्कार। कौन सा? 2021 वाला। कौन से विभाग द्वारा दिया जाता है? तो केंद्र सरकार के महिला व बाल विकास, महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये दिया जाता है। गीता समोता ये CISF में SI हैं, साथ ही इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया की जो माउंट कोसियुस्को है सबसे ऊंची चोटी, उसको भी इन्होंने फतेह किया था। उर्मिला राजौरिया एक IAS अधिकारी हैं जिनको अभी राजफेड का MD यानी कि प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर इनको नियुक्त किया गया। और प्रश्न का उत्तर क्या है? 30 अंडर 30 एशिया सूची के 7वें संस्करण में राजस्थान में किसे शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया शैली गर्ग को। ये कहाँ से संबंधित हैं? तो ये नसीराबाद, अजमेर, नसीराबाद अजमेर से संबंधित हैं। वर्तमान में ये कहाँ है? कैलिफोर्निया, अमेरिका। वहाँ इनकी एक कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी कि भवन निर्माण की जो सामग्री है वो सप्लाई करती है। इनका वार्षिक टर्नओवर जो है वो लगभग 110 करोड़ रुपए के आसपास है। तो एशिया की ऐसी 30 महिलाओं में इनको शामिल किया गया जिनकी आयु 30 से कम है। और ये पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? फोर्ब्स मैगजीन। क्लियर? बाकी 3-4 जो नाम है इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। बतुल बेगम और गीता समोता हम पहले पढ़ चुके हैं, और उर्मिला राजौरिया IAS ऑफिसर जिनको अभी राजफेड का MD यानी कि प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। आज का लास्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया? निरुपेश कुमार, कर्नल कृष्ण सिंह, अनूप बरतरिया या बसंत कुमार रेपसवाल? इनके बारे में हम जानते हैं क्या कि इन्होंने गणतंत्र दिवस पर
एक परेड का क्या किया, नेतृत्व। कौन से साल में? तो इस बार किया यानी कि 2022 में, और उससे पहले किया 2018 में, यानी कि 2 बार कर चुके हैं ऐसा। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं झुंझुनू। कर्नल कृष्ण सिंह, इन्होंने सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक अल्ट्रा मैराथन दौड़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये भी अजमेर के मिलिट्री स्कूल से पढ़े हुए हैं। अनूप बरतरिया, पिछले 2-3 दिन से हम इनको पढ़ रहे हैं इनके बारे में। ये एक वास्तुकार हैं, यानी कि एक आर्किटेक्ट हैं, जिनके द्वारा अभी अभी हमने 2 भवनों के बारे में पढ़ा। एक तो जो संविधान पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, राजभवन, यानी कि राज्यपाल का जो निवास स्थान होता है संविधान पार्क का, वहाँ निर्माण किया जा रहा है। और कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ा था कि सवाई मानसिंह जो हॉस्पिटल है SMS, उसके IPD एक टावर का उद्घाटन किया गया, यानी कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट, वहाँ एक नया IPD टावर बनाया गया, तो उसके भी वास्तुकार ये है। तो अब ऑप्शन कौन सा रह गया हमारा? ये है बसंत कुमार रेपस्वाल। तो ये कहाँ के हैं? झुंझुनू जिले में एक गांव है रघुनाथपुरा। राष्ट्रपति द्वारा इनको अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। क्लियर हुई बात? 4 ऑप्शन क्लियर हुए। अब एक बार हम जो कल की क्लास हमारी थी उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं कल क्या क्या क्वेश्चन थे। पहला प्रश्न था, देश का एकमात्र ऐसा राज्य जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपराध और अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम के माध्यम से मामले दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है, तो राजस्थान ये एकमात्र राज्य है। फिर हमने राजस्थान पुलिस के बारे में थोड़ा पढ़ा। क्या पढ़ा कि 1949 में RPA यानी कि राजस्थान पुलिस एकेडमी चित्तौड़गढ़ के किले से शुरुआत हुई थी इसकी। फिर 1 मई 1950 को ये आ गई किशनगढ़, और वहाँ रही अगस्त 1975 तक। फिर अगस्त 1975 के बाद ये 24 अक्टूबर 1975 में जयपुर में इसका शिलान्यास किया गया और उद्घाटन किया गया भैरव सिंह शेखावत द्वारा 3 जुलाई 1978 को। इसके अलावा 2 चीज़ें और हमने पढ़ी कि अब राजस्थान के सभी जिलों में साइबर थाने खोले जाएंगे। पहले केवल जयपुर में था, अब बाकी के जो 32 जिले हैं उनमें भी साइबर थाने खोलने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और इस थाने के जो थानाधिकारी होंगे वो DSP रैंक के ऑफिसर होंगे, और ये थाने जो होंगे उस जिले के SP के पर्यवेक्षण में आएंगे। अगला प्रश्न था, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट यानी कि RTDM के आयोजन के लिए फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान यानी कि FSTR के साथ राजस्थान के किस विभाग द्वारा समझौता किया गया? यानी कि FSTR और पर्यटन विभाग के बीच में समझौता किया गया। किसके आयोजन के लिए? RDTM के लिए। और कहाँ हुआ ये? बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। अगला प्रश्न था, हाल ही में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। राजस्थान के कौन से जिले में है? तो बाड़मेर जिले में है। बाड़मेर जिले की समदड़ी तहसील में ये गांव है। तो पहले इस गांव का नाम 2008 में ही बदल दिया गया था, गांव का नाम महेश नगर कर दिया गया मियाँ का बाड़ा से, और अब रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया महेश नगर हाल्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड द्वारा वंदे भारत ट्रेन के लिए विकास, अपग्रेड व मेंटेनेंस हेतु राजस्थान के 5 कोचिंग डिपो को मंजूरी प्रदान की गई। निम्नलिखित में से कौन सा डिपो इन 5 में शामिल नहीं है? तो 5 डिपो कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, अजमेर और उदयपुर, ये इसमें शामिल थे। वंदे भारत ट्रेन के बारे में बजट 2022-23 में ये घोषणा की गई कि आगामी 3 वर्षों में ऐसी 400 ट्रेन संचालित की जाएंगी। जयपुर से कहाँ के रूट, मतलब राजस्थान में कौन कौन से रूट पर इन ट्रेन को संचालित करने का अभी प्लान चल रहा है, प्रस्ताव है, वो है जयपुर से जोधपुर, जयपुर से दिल्ली, जयपुर से कोटा और जयपुर से उदयपुर। और पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ बनी? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। ये था, हाल ही में राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशन को भोपाल स्थित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया गया, जहां यात्रियों को एयरपोर्ट की तर्ज पर सुविधाएं दी जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन इसमें शामिल नहीं है? तो कुल 8 स्टेशन थे, जिनमें से 3 स्टेशन यानी कि गांधीनगर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर स्टेशन, इनको उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा डेवलप किया जाएगा। और जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, आबू रोड और पाली, इन 5 स्टेशन को रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा डेवलप किया जाएगा। और कैसा डेवलप किया जाएगा? ऐसा डेवलप किया जाएगा जिसमें एयरपोर्ट जैसी यात्रियों को सुविधाएं मिल सकें। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा हाल ही में इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स यानी कि ICANN के साथ L रूट सर्वर स्थापित करने हेतु समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया।
एल रूट स्थापित करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल रूट के बारे में मैंने कहा था, एल रूट सर्वर स्टेशन ये स्थापित करने वाला राजस्थान पहला राज्य है जो इंटरनेट से संबंधित है। यानी कि अगर किसी प्राकृतिक आपदा के आपदा की स्थिति में भारत या पूरे एशिया का भी अगर सर्वर ठप हो जाता है तब भी राजस्थान का इंटरनेट चालू रहेगा। ये सर्वर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भामाशाह डेटा सेंटर, जो कि झालाना जयपुर में स्थित है, और 18 अप्रैल 2022 को इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है स्टार्टअप कौन सा? रिवर बीन। इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध है नदियों से गंदगी हटाने से। और बीबीए के छात्र सिद्धांत राज गुप्ता द्वारा ये जो स्टार्टअप है ये डेवलप किया गया। अगला प्रश्न था पुस्तक उजाले की ओर का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्था के सहयोग से किया गया? तो यूनिसेफ के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय का जो लोक संवाद विभाग है उन दोनों ने इसको मिलके इस तरह की पुस्तक का प्रकाशन किया गया। इस पुस्तक का विमोचन किया बीडी कल्ला और ईसाबेल बर्डन, जो कि राजस्थान में यूनिसेफ के प्रमुख हैं या प्रतिनिधि हैं। और कोविड-19 के दौरान बालक बालिकाओं के सशक्तिकरण पर जो लेख लिखे गए उन्हीं लेखों का संग्रह एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया जिसका नाम था उजाले की ओर। अगला प्रश्न था लव कुश वाटिकाओं का उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करना। तो हर जिले में एक लव कुश वाटिका बनाई जाएगी जिसके लिए 2 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। वन वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न था ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर के झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया यानी कि झालाना सांस्थानिक क्षेत्र में 16 जून 2022 को इसका आयोजन किया गया। हाल ही में राजस्थान द्वारा नीति आयोग के साथ वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम हेतु साझेदारी की गई। ऐसा करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बना? तो पहला राज्य बना। नीति आयोग के अलावा HDFC, ICICI बैंक, फिक्की इन सब के साथ भी राजस्थान सरकार ने सहयोग किया, समझौता किया ताकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वुमेन्स में उसको डेवलप किया जाए। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर महाराणा प्रताप पैनोरमा बनाने की घोषणा की गई? तो ये चावंड जो कि उदयपुर में है और महाराणा प्रताप की ये संकटकालीन राजधानी है जहां 5 करोड़ रुपए के बजट से ये जो पैनोरमा है यानी कि महाराणा प्रताप पैनोरमा उसको बनाने की घोषणा की गई। हाल ही में किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO और क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर या जयपुर? तो ये जयपुर में आयोजित किया गया और बिरला ऑडिटोरियम में। फिर प्रश्न था राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन किया गया जयपुर के होटल क्लार्क जो कि आमेर में स्थित है। और जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल जिसका आयोजन अभी किया गया 11 और 12 नवंबर को जयपुर एग्जीबिशन सेंटर सीतापुरा में। और इसका नॉलेज पार्टनर कौन था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स राजस्थान चैप्टर इसका नॉलेज पार्टनर था। इसमें ही एक आयोजन चल रहा था जिसका नाम था इंडिया स्टोन मार्ट। कहाँ चल रहा था ये? जयपुर एग्जीबिशन सेंटर सीतापुरा में। कब से कब? 10 से 13 नवंबर, जो कि CDOS यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन और फिक्की और इको के द्वारा आयोजित किया जा रहा था। और लास्ट क्वेश्चन था कल, हाल ही में DRDO द्वारा पिनाका MK1 रॉकेट तथा एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS का सफल परीक्षण किया गया। तो ये दोनों परीक्षण राजस्थान में कौन से स्थान पर किए गए? तो इसका उत्तर क्या था? जैसलमेर के पोखरण रेंज में। ATAGS के बारे में हमने 2 बातें जानी। पहले भी इसका परीक्षण हो चुका है, तब -3 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया गया। अब पोखरण में जब किया गया तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया गया। ये भारत की स्वदेशी निर्मित ऐसी तोप है जिसकी मारक क्षमता सबसे ज़्यादा है। स्वदेश निर्मित ऐसी तोप जिसकी मारक क्षमता सबसे ज़्यादा है वो कितनी है? 18 किलोमीटर तक है। तो 2 भारतीय कंपनियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया, एक तो भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। अगर आपने एक बात नोटिस की हो तो जब मैंने ये बोला था कि वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, तो मैंने कहा था कि राजस्थान सरकार चाहती है वुमेन्स के लिए, जबकि वुमेन्स जैसा कोई शब्द नहीं होता। जब हम इसको बहुवचन में भी बोलते हैं तो क्या होता है? विमन। तो कई बार हम ऐसा कर देते हैं कि प्लूरल बोलने के लिए S लगा देते हैं तो वो एकदम अशुद्ध हो जाता है। तो यहाँ समाप्त हुई कल की और आज की दोनों क्लासेज। अब इस मैगजीन में भी ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। कहने को मतलब चीज़ें तो इम्पोर्टेंट बची हैं लेकिन टाइम अब इनमें बहुत ज़्यादा लगने वाला नहीं है। एक क्लास अब आपकी रहेगी शायद पुरस्कार वाली,
पुरस्कार सम्मान वाली, और एक क्लास रहेगी खेल खिलाड़ी। तो मैक्सिमम 2 क्लास, थोड़ा बहुत अगर कुछ बचा तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो एक थर्ड क्लास विविध में हो सकते हैं, वरना अब ये अगली जो आगामी 2 क्लास हैं उनमें ये अब चैप्टर यानी कि ये मैगजीन समाप्त हो जाएगी। और इसी के साथ समाप्त हो जाएगा 6 महीने का हमारा पूरा करंट अफेयर्स, जिसमें लगभग हमारी 22-23 कुल क्लास लगी, यानी कि जनवरी से लेकर जून तक। तो हम मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।